नमस्कार। एज्यू हितेन गोसाई यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार यानी कि हरिशंकर परसाई जी का एक और जन्मदिन जो व्यंग रचना है उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और जन्मदिन। एक और जन्मदिन गद्य पाठ का अभ्यास करें उससे पहले उसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी सन को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाल्यावस्था से ही इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन धन के अभाव में यह बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। उन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी सन को हो गया। उनकी जो कृतियाँ है हास्य व्यंग्य संकलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भाई साधो और अंत में भूत के पांव पीछे, ये उनके हास्य और व्यंग संकलन है। उनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और दूसरा तट की खोज है। उनकी दो कहानियाँ संग्रह है, हंसते हैं रोते हैं और दूसरी है जैसे उनके दिन फिरे। अब हम देखते हैं एक और जन्मदिन। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन छिपाना चाहता हूँ, लेकिन गलती से किसी किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी और ये जो भेद मैंने छुपाया था वह खुल गया। और उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए, उनके हाथ में गुलदस्ता था और वह गुलदस्ता मुझे देकर मुझे जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन मैं तो भूल गया था कि आज मेरा जन्मदिन है, क्योंकि मैं भूल जाना चाहता हूँ। क्यों भूलना चाहते हरिशंकर परसाई? तो देखिए, मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ। बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई पराक्रम नहीं किया है, फिर भी लोग मुझे अभिनंदन दे रहे हैं, तो मैं उस अभिनंदन का हकदार नहीं हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, अपना गुजर बसर अपना जीवन यापन कर लेता हूँ और हो सके
कोई चीज़ ज़्यादा दाम में मिलती है तो काला बाजारी से भी मैं खरीद सकता हूँ, इतना भी सक्षम हूँ। और मैंने ऐसे लोगों के लिए कौन सा काम किया है, कौन सी जीवनी बताई है कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़े वालों को दो, जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता, ये रोज मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर आप बधाई देना ही चाहते हैं तो मेरे घर के सामने जो ये झोपड़े वाले हैं ना, उनको दीजिए। क्यों? क्योंकि एक टपरी यानी कि छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। और वो जो झोपड़ी होती है उसका जो फर्श होता है वह भी कैसा होता है? गीला। सांप बिच्छू कभी कहीं भी निकल सकते हैं, उनको भरपेट खाने को नहीं मिलता है। और उनका जीवन कैसा होता है? हर रोज उनके सर पर मौत मंडराती रहती है, फिर भी वो बच जाते हैं, वह जीवित रहते हैं क्योंकि वह मौत को जीत लेते हैं। और ऐसे लोग जो ज़्यादा नहीं जीने चाहिए थे, फिर भी 1 साल खींच ले गए, मरे नहीं, तो असली जन्मदिन की बधाई के हकपात्र तो वे लोग हैं। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। ऐसा क्यों कहते हैं हरिशंकर परसाई? क्योंकि ये लोग अभावों में जीते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं, भरपेट खाना नहीं मिलता। और ऐसी परेशानियों में रहकर उनके जो जीने की इच्छा है वह भी मर गई है, और फिर भी वे लोग जीवित है। इसीलिए ऐसा कहा कि जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा बढ़िया सा खाना नहीं आता है जिसमें से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, चर्बी, ऐसे जो शरीर के लिए जरूरी है तत्व, वो सब मिल जाए। लेकिन जो है उसी में से वो सब प्रोटीन हो, चर्बी हो या कुछ भी हो जो शरीर के लिए जरूरी हो, वो सब तत्व उसी से निकालते हैं। और असली पराक्रम तो ये लोग करते हैं कि साल पर साल निकल जाते हैं पर मरते नहीं है, और असली पराक्रमी है ये लोग। और असल में वे ही लोग जन्मदिन की बधाई के पात्र हैं, उनको ही जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक ही व्यक्ति गुलदस्ता लेकर आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब तक याद नहीं था तब तक अच्छी बात थी। और ये बात याद दिलानी क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल बढ़ गई। अरे भाई, उम्र तो नहीं बढ़ी, लेकिन 1 साल उम्र कम हो गई है। अगर लोग ऐसा बताए, सही बात कोई नहीं बताता, अगर सही बात बताए तो अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि
मेरे जन्मदिन के बारे में अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मनाया। भाई क्या करते, वो तो धूमधाम से मनाना चाहते थे लेकिन लोग आए ही नहीं, और इसीलिए जब आए नहीं लोग तो उसको मजबूरी में सादगी का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर कहते हैं कि वे जो अध्यापक थे सुबह सुबह याद दिला गए एक गुलदस्ता देकर, तो मेरा दिन, ये जो मेरा दिल है वह दिन भर विचलित रहा। विचलित रहना मतलब चिंतित होना या तो दुखी हुआ। अब कोई आया, अब आया, और लगातार मैं दरवाजे की ओर ही मेरा ध्यान है कि अभी कोई आएगा, अभी कोई मुझे बधाई देगा, अभी कोई गिफ्ट लाएगा। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाजा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, और दरवाजा थोड़ा सा भी दरवाजे के खटखटाहट की आवाज़ आती है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ कि कोई माला वाला लेकर आया होगा मुझे पहनाने के लिए। पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था, कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। जैसे ही दरवाजा खटका वे फौरन दौड़कर जाते हैं, देखते हैं कि दरवाजे पर कुत्ता है। वो तो इंसान के आने की राह देख रहे थे, लेकिन कुत्ता है तो मजबूरी में क्या कहते हैं, कुत्ता ही सही, उसने तो मेरे जन्मदिन के बारे में ख्याल रखा तो वही अच्छा है। क्यों? यो जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। जो भी लोग जन्मदिन की बधाई देने के लिए आते हैं ना, उनमें से आधे लोग तो विपरीत परिस्थिति वाले होते हैं, दोहरे मापदंड वाले होते हैं। वे बाहर कुछ और दिखाते हैं और भीतर कुछ और होता है। तो इन आधे लोगों से तो ये कुत्ता ही अच्छा है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर इंसान के मन में तो नफरत का भाव होता है, और वह बाहर से तो जन्मदिन की बधाई देते हैं लेकिन मन में ऐसा भाव होता है कि साला अभी भी जिंदा है, अभी भी नहीं मरा। और ऐसा कहकर ऊपर से हंसते हुए माला पहनाते हैं और कैसे आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो। अरे भाई 100 साल जी गया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, मतलब तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना, और ऐसे लोग जो दोहरे मापदंड वाले हैं, ऐसे लोगों के हाथों से मुझे ये बधाई की माला नहीं पहननी है। एक मेरे बुजुर्ग मित्र है, 2 महीने से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर लेखक अपने बुजुर्ग मित्र की बात करते हैं कि वो तो 2 महीने से हमारे जन्मदिन मनाने की बात कर रहे थे कि बड़े ठाठ से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, तुम बाहर मत चले जाना। लेकिन आज तो वो भी गायब है, वो भी अभी तक दिखाई नहीं दिए। और दरअसल बात क्या है कि वे खुद 1 अप्रैल को पैदा हुए थे, और जो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल के दिन पैदा हुआ हो उससे बड़ी कौन सी अपेक्षा की जा सकती है। उसे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि बोलकर वो वादा नहीं निभाएगा, मतलब वो झूठ बोलेगा,
तो उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर एक साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग मित्र है ना, उनका जन्मदिन मनाने में भी हमें बहुत तकलीफ होती है। हम अखबारों में सूचना छपाते हैं कि भाई उनका जन्मदिन है और लोगों को खुला आमंत्रण देते हैं, कार्ड बांटते फिरते हैं कि भाई 1 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते हैं। वे तो ऐसा समझते हैं कि 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, मतलब हमें सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर एक साल हम लगभग 100 लोगों के पास गए और उनके सामने जाकर भगवान की कसम खाई कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। देखिए, बेचारे का दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। तो लेखक अपने बुजुर्ग मित्र जो 1 अप्रैल को पैदा हुए थे, उनका जन्मदिन हर बार की तरह मनाने की बात करते, लेकिन लोग नहीं आते थे। लेकिन इस बार तो 100 लोगों के पास गए और उनके सामने भगवान की कसम खाई और सबको ऐसा एहसास दिलाया कि भाई इनका जन्म 1 अप्रैल को ही है। हम लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। और इसका दुर्भाग्य है, वह बदनसीब है कि दुर्घटनावश वह 1 अप्रैल को पैदा हो गया। अगर 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो क्या उसका जन्मदिन हम नहीं मना सकते? माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, लेकिन जो हुआ वह उसके हाथ की तो बात है नहीं। तो ऐसी बातें लोगों से की, तब जाकर लोग माने और उनके जो बुजुर्ग मित्र है उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं, क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता। या एक दिन बाद लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। एक नेता की बात करते हैं, वे 29 फरवरी को पैदा हुए, जो 4 साल में एक बार आती है। तो वे जब 28 फरवरी आती है तब उदास हो जाते हैं और हाय तौबा करते हैं, अपने दुर्भाग्य पर रोते हैं और कहते हैं कि काश एक दिन पहले पैदा हुआ होता या काश एक दिन लेट पैदा हुआ होता तो मेरा भी जन्मदिन हर साल मनाया जाता। लेकिन लोग अपनी वर्षगांठ, अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं और मैं वह सब देखता रह जाता हूँ। मैं अपना जन्मदिन हर साल नहीं मना सकता। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है,
लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदनकर्ता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। तो यहाँ पर लेखक के जो नज़दीकी कुछ लोग हैं वह लेखक का अभिनंदन यानी कि सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि लेखक कई सालों से लिख रहे थे तो वे उनका अभिनंदन करना चाहते थे। और ये जो अभिनंदन करता होते हैं वे पेशेवर मतलब व्यवसायी अभिनंदन करता होते हैं, क्योंकि अभिनंदन करना एक व्यवसाय है, एक धंधा है। क्यों? क्योंकि अभिनंदन करने से चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा जमा होता है और वो जो चंदा इकट्ठा हुआ है उसमें से बहुत कम पैसा अभिनंदन के आयोजन में खर्च किया जाता है और बाकी सब पैसा खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है। एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ, कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा, भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदनकर्ता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पास के शहर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक वहाँ के वयोवृद्ध समाज सेवी थे, उनका अभिनंदन यानी कि सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए एक कमेटी की रचना हुई और उन्हीं के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया। अभिनंदन का जब समय आया तो कमेटी के कुछ लोग थे, वो जो चंदा इकट्ठा किया था उसकी शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा कि भाई उठो, इनका अभिनंदन का समय हो रहा है। तो शराब में डूबे हुए अभिनंदनकर्ता क्या कहते हैं कि भाई किस कमबख्त का अभिनंदन, वह तो 1 नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया है और उसका अभिनंदन हम करेंगे बोला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं, मतलब उसके नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया है ना, उस चंदे से अपना अभिनंदन, अपना सम्मान कर रहे हैं। तो इस तरह से अभिनंदन के कार्यक्रम होते हैं और ऐसा हाल होता है, ऐसा लेखक यहाँ पर बताते हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी को उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी। तो ऐसा अभिनंदन मुझे पसंद आया, लेखक कहते हैं। श्रद्धेय मतलब सम्मान पात्र जो समाज सेवी है, उनकी जो उम्र है वह ऐसे लोगों की शुभकामनाओं से लंबी होगी। पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? लेखक कहते हैं कि जब मेरे अभिनंदन की बात चली तो जो उत्साही अभिनंदन करता थे उनसे मैंने पूछ ही लिया कि सिर्फ क्या मुझे अभिनंदन पत्र, प्रशंसा पत्र ही मिलेगा या फिर और भी कुछ दिया जाएगा? वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। तो लेखक ने जैसे ही प्रश्न पूछा कि और कुछ क्या मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर जो उनके अभिनंदन करने वाले लोग थे वो बोले कि भाई क्यों नहीं, हम सब द्रव्य संग्रह मतलब धन इकट्ठा करेंगे और फिर आपको थैली भेंट करेंगे, मतलब धन देकर आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद
लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। लेखक ने ये जो उनके स्नेही थे उनसे कहा कि ठीक है, आप अभिनंदन पत्र की झंझट में मत पड़िए, मैं वह खुद लिख लूँगा और छपवा भी दूंगा। आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, अधिक से अधिक मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा कीजिए, चंदा इकट्ठा कीजिए, और उनमें से भी 25% आपका, बाकी 75% मेरा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसा खा जाएंगे? और वे लोग परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, और आप है कि हमारा अपमान कर रहे हैं। क्या हम ये सब पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मेरे लिए, तो मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी फर्ज है कि आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अपना अभिनंदन या तो अपना सम्मान नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिक्रापरस्त होते हैं, मैं फिक्रापरस्त हूँ। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उसके नुकसान मैं भुगतता हूँ। तो नतीजा बुरा हुआ, मतलब इसका फल बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की जो योजना थी आज भी अधर में लटकी, अभी तक सम्मान समारोह नहीं हुआ। मेरी जबान ने मेरी थैली काट ली। थैली काटना मतलब आर्थिक नुकसान सहन करना। तो यहाँ पर लेखक की खुद की जबान के कारण उसको आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ लोग फिक्रापरस्त होते हैं। फिक्रापरस्त यानी कि फप्ती कसने की आदत वाले होते हैं। वो सच सच बता देते हैं। तो वे खुद लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं फिक्रापरस्त हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, और इसीलिए जो भी मुंह में आ जाता है वो निकल जाता है। और जब मुंह से ऐसी बातें निकल ही जाती है तो उसका नुकसान भी तो मुझे भुगतना पड़ता है। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फोटो छपती है, ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। तो यहाँ पर लेखक देश के भाग्य विधाता जो आज के नेता है उनके बारे में बात करते हैं कि वे लोग बड़े ही शान शौकत से अपना जन्मदिन मनाते हैं। हजारों लाखों लोग उनको मिलने के लिए जाते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तरह तरह की उनको गिफ्ट दी जाती है, उनकी फ़ोटो अखबारों में छपती है। भाई ये तो देश के भाग्य विधाता है ना, क्योंकि देश का निर्माण उनके हाथों में है। अगर उनको जन्मदिन की शुभकामना भेजनी है तो वह लेखक के शब्दों में कैसी हो, यहाँ पर बताते हैं। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में
आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया, बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया, बधाई। आप चिरायु हो। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी हो तो मेरे शब्दों में इस तरह की होगी कि आप 1 साल और जीवित रहे तो आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। और इस 1 साल में आपने कौन सा पराक्रम किया? देश की अर्थव्यवस्था को और लुढ़का दिया और गिरा दिया। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, मुनाफाखोरी बढ़ी, जमाखोरी बढ़ी और ऐसा ये सब बढ़ने लगा तो आप तो बधाई के पात्र हैं। आप चिरायु हो, आपकी आयुष्य लंबी हो। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। मीसा यानी कि अपराध नियंत्रण का एक कानून। तो ये जो कानून है उसके डर के कारण ऐसी शुभकामना मैं इन नेताओं को नहीं भेज सकता। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। और ये इतने निर्लज होते हैं ऐसे लोग कि देशवासी जो लोग होते हैं वह संघर्ष, परेशानियां और उसके कारण दुखी है, त्रस्त है, अत्याचार से पीड़ित है और आप एक दूसरे के गले मिलकर हंस रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। लेखक, ये जो आज के बड़े लोग होते हैं ना, जो अपने जन्मदिन के पहले एक वातावरण खड़ा करते हैं, वातावरण बनाते हैं और उसी तरह यहाँ भी व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही कार्य करूँगा, अखबार में छपवाऊँगा कि भाई परसाई जी का जन्म फलानी तारीख को है, तो बहुत ही माहौल बनने वाला है। और इस तरह से पूरे देश में हलचल मच जाएगी और जब मेरा जन्मदिन आएगा तो लोग खुशियाँ मनाएंगे। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। और ऐसा सब करने से ऐसे क्या होता है कि फॉर्मालिटी के आधार पर लोग इस तरह से जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं भी कुछ इन नेताओं की तरह करना चाहता हूँ, इन बड़े लोगों की तरह करना चाहता हूँ, तभी मेरा जन्मदिन भी ढंग से मनाया जाएगा। प्रस्तुत गद्य पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई ने जन्मदिन मनाने के पाश्चात्य अंधानुकरण एवं अभिनंदन के पीछे कुछ लोगों की जो छिपी हुई मंशा, उस पर करारा व्यंग किया है। इस व्यंग के माध्यम से उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि जन्मदिन की बधाई का सच्चा हकदार कौन है।